Hello students. Actually, due to the voice problem, today I changed my pattern. Okay, but try to understand what I am going to tell you. Our today chapter is disguised unemployment. On the page number 26, there is an example about the disguised unemployment. Same example in current situation I am going to tell you. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल पेज नंबर 26 पर आपकी किताब में दे रखा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। उसी को मैं रियल सिचुएशंस में आपको बताने जा रहा हूं। थिंक दैट योर फादर, योर मदर एंड 2 elder ब्रदर हैव बीन वर्किंग इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। सोचिए आपके पापा, मम्मी और 2 बड़े भाई जो हैं वो कृषि के कार्य में लगे हुए। एंड व्हाट हैपन, दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग 100 kg wheat in a year, in a crop। एक फसल में वो 100 किलो गेहूं पैदा करते, चारों मिलकर के कितना पैदा करते हैं? 100 किलो। What happened? Once your brother get an opportunity in गवर्नमेंट सर्विस। आपके भाई को, एक बड़े भाई को क्या होता है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, गवर्नमेंट सर्विस की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो वहां चला जाता है। स्टिल देयर आर 3 वर्कर्स वर्किंग इन फील्ड। अब 3 जने रहे, वो खेत में काम कर रहे हैं, बट स्टिल द प्रोडक्शन इज सेम 100 kg। लेकिन अभी भी जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है? 100 किलो। थोड़ा अजीब लगा ना? 4 लोग काम कर रहे थे फिर भी 100 किलो, और एक बंदा गवर्नमेंट जॉब में चला गया फिर भी 100 किलो प्रोडक्शन हो। आफ्टर सम टाइम योर वंस एल्डर ब्रदर गो टू बॉम्बे टू हैव वर्क इन अ फैक्ट्री। कुछ दिनों बाद आपका एक और भाई जो होता है वो बॉम्बे फैक्ट्री में काम करने चला जाता है। नाउ 2 members फ्रॉम योर फैमिली हैव बीन वर्किंग इन योर फील्ड। अब आपके खेतों से में 2 मेंबर जो हैं आपके परिवार के वो काम कर रहे हैं, एंड स्टिल दे आर प्रोड्यूसिंग 100 kg वीट। और अभी भी उनको कितना वीट पैदा कर रहे हैं? 100 किलो। व्हाट इट इज, मतलब वो जो 2 आदमी चले गए, वो खेती कर रहे थे तो भी 100 किलो था, और वो चले गए तो भी 100 किलो है। 4 आदमी भी 100 किलो गेहूं पैदा कर रहे थे, 2 आदमी भी 100 किलो गेहूं पैदा कर रहे थे। 4 members who had been working in the fields, they were producing 100 kg wheat, and now after leaving they 2 members have been producing only 100 kg wheat. It is showing that their hard work was not producing any extra production। ये क्या बता रहा है कि उन 2 लोगों का जो चले गए, उनकी मेहनत से 100 किलो के अलावा कोई अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता था। अतिरिक्त उत्पादन मतलब अगर वो 2 काम में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो काम कर रहे थे 4 जने तो भी 100 किलो गेहूं पैदा हुआ, वो काम नहीं कर रहे हैं तो भी 100 किलो। दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट सीम्स दैट पर्सन इज डूइंग सम वर्क, बट हिज एक्स्ट्रा वर्क डज नॉट इन्फोर्स द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। ऐसा लगता है कि ये 2 व्यक्ति भी एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, 2 भाई लगे हुए थे ना, तो लग तो ये रहा है कि ये दोनों भी काम कर रहे हैं। मतलब नो वन इन द फैमिली
इज अनएम्प्लॉय। लग तो ऐसा रहा है कि फैमिली में कोई भी अनएम्प्लॉय नहीं है, लेकिन जब वो दोनों इस काम को छोड़ देते हैं तो भी प्रोडक्शन तो वही होता है 100 किलोग्राम। तो इसका मतलब उनका खेतों में काम करना किसी भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का उत्पादन नहीं होता। सो दिस इज द करंट सिचुएशन इन इंडिया। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट the share in GDP has been increasing in tertiary sector very rapidly, but the employments are not increasing rapidly in the tertiary sector. Even today, so many people have been working with the primary sectors. And it seems that their hard work is important in the production, but actually not. ऐसा लगता है कि उनका जो मेहनत कर रहे हैं वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमको लगता है कि व्यक्ति काम तो कर रहा है, लेकिन उससे कोई एक्स्ट्रा इनकम उस परिवार को नहीं हो रही है, और इसी को हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी हिंदी में, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड दिस इज द एक्चुअल सिचुएशंस ऑफ आवर प्राइमरी सेक्टर, और यही हमारी प्राथमिक क्रियाओं की वास्तविक सिचुएशन। सो मैनी पीपल इन विलेजेस कैन बी सीन वर्किंग विद देयर फील्ड्स। कई सारे लोगों को आप गांव में देख सकते हैं कि वो उनके खेतों में काम कर रहे हैं, मजूरी कर रहे हैं, बट देयर वर्क डज नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन, बट देयर वर्क डोंट इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। लेकिन उनका काम जो है उससे प्रोडक्शन में कोई बढ़ावा नहीं हो रहा। अगर उनको घर जाके कोई पूछे कि भैया तुम्हारा बड़ा भाई क्या कर रहा है, तो तुम कहोगे साथ पापा मम्मी की मदद कर रहा है खेतों में, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जनसंख्या किसी न किसी काम से जुड़ी हुई है, लेकिन उस काम की वजह से कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी, छिप के रहने वाली बेरोजगारी। इन इंडिया देयर आर सेवरल फैमिलीज whose members have been working with their fields, but they are not earning extra money. अब जरा सोचिएगा, बड़ा भाई जब गवर्नमेंट सर्विस में चला गया तो वहां से वो एक्स्ट्रा मनी फैमिली के लिए और आ रही है। जब छोटा भाई फिर से बॉम्बे चला गया तो वहां से कमा करके ला रहा है, और 100 किलो गेहूं तो 2 जने मिलके भी पैदा कर रहे हैं। तो अब एक्स्ट्रा मनी आई ना, अब एक्स्ट्रा मनी आ गई। तो हम कह सकते हैं कि वो जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो गया, वो जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो खत्म हो गई। सो दिस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज द करंट सिचुएशन इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। when you go to China, or when you survey in China, you will find the same situation. China, India, Vietnam. In this country, you can see mostly employed are disguised. अधिकांश जो एम्प्लॉयड है वो कैसे हैं? डिस्गाइज्ड, या छिपी हुई। उनके काम करने से कोई एक्स्ट्रा मनी पैदा नहीं होती, राइट? अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ऑन द पेज नंबर 27, हाउ टू क्रिएट
मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा रोजगार कैसे पैदा करें। इन रिसेंट एपिडेमिक एरा you can see that the mostly labor have left metropolitan cities। इस महामारी में आपने देखा होगा कि अधिकांश श्रमिक जो थे उन्होंने मेट्रोपोलियन सिटीज, बड़े बड़े महानगरों को छोड़ दिया, एंड नाउ दे आर इन विलेजेस। बट देयर इज अ ग्रेट क्वेश्चन मार्क्स, व्हाट टू डू। वहां उनके सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हमें करना क्या है, हम क्या करें वहां रहकर के। एंड दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन फॉर आवर गवर्नमेंट, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार जो है वो रोजगार देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सरकार ऐसे क्या काम करे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। what should the government do that it can provide more employment in our villages? Let's start. There is an example in your book that a woman Lakshmi has been working in his 2-hectare field, and his field is non-irrigated। उसका जो खेत है वो कैसा है, नॉन इरिगेटेड, मतलब सिंचाई का कोई साधन नहीं है, कुआं नहीं है, नहर नहीं है, तालाब नहीं है। तो वो क्या करती है लक्ष्मी, पूरे साल के 4 महीने अपने खेतों में बीज बोती है और बाकी समय वो खेत जो है वो कोरे पड़े रहते हैं बिना कल्टीवेशन के। शी सोज सीड्स स्पेशली इन द मानसून सीजन or in the rainy seasons, and in other month of the year the field remains empty। और साल के दूसरे महीनों में खेत जो है वो कैसे रहते हैं, खाली रहते हैं, कोरे पड़े रहते हैं, मतलब उसका कोई यूज नहीं हो सकता। Suddenly she got an information from the government that government is providing loans to have the well in her field। अचानक उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है वो कुआं खोदने के लिए उसको पैसे दे रही है, बैंक से ब्याज दे रही है, ब्याज पे पैसे दे रही है। लक्ष्मी बैंक जाती है, वहां से पैसे लेती है और अपने खेत में एक कुआं खोद देती है। अब क्या हुआ, अब जो बारिश के 4 महीनों के अलावा जो 6 महीने बचे, 8 महीने बचे, उन 8 महीनों में भी लक्ष्मी अपने खेतों में क्या करेगी, बीज बोएगी। इसका मतलब अब उसके खेत जो हैं वो उसको 12 महीने तक की कमाई देंगे कि नहीं। और इसका मतलब उसका स्तर जो है वो बढ़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। अब उसका माल, उसका सामान, उसका जो प्रोडक्शन है उसको खरीदने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी दुगुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले तो वो केवल एक फसल बोती थी तो केवल ट्रांसपोर्टेशन वाले को भी काम कम मिलता था। अब उसकी फसल 3 फसलें बो रही है, कुआं खोद दिया तो 3 फसलें बो रही है, तो अब ट्रांसपोर्टेशन वाले को भी काम ज्यादा मिल गया। और ट्रांसपोर्टेशन वाले को काम ज्यादा मिल गया तो ऑब्वियसली वहां पर सड़क की सुविधा भी देनी पड़ेगी। समझ रहे? ध्यान से सुनिएगा। ओनली अ वेल डिगन बाय द लक्ष्मी इन हर फील्ड हैज बीन इंक्रीजिंग सो मेनी अदर एक्टिविटीज इन दैट एरिया
लक्ष्मी के द्वारा खोदा गया एक कुआं खेत में उस क्षेत्र के बहुत सारे रोजगार डेवलप कर रहा है। थिंक अबाउट द नेक्स्ट सिचुएशन। इफ द गवर्नमेंट प्लांट अ डैम इन दैट एरिया, अगर सरकार उस एरिया में एक डैम बना देती है, डैम जानते हैं ना क्या बोलते हैं, बांध बना देती है, तो क्या होगा? सो मैनी फार्मर्स कैन गेट बेनिफिट्स ऑफ दैट डैम। बहुत सारे किसान जो हैं वो उस बांध का बेनिफिट लाभ लेंगे और अब उनके खेत भी 12 महीने तक प्रोडक्शन करेंगे। मतलब द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट एरिया will be grow up suddenly just due to that dam। उस पूरे इलाके में जो प्रोडक्शन है वो अचानक से बढ़ जाएगा केवल उस डैम के बनने के कारण, बिकॉज दैट्स द सोर्स ऑफ इरिगेशन, क्योंकि वो सिंचाई का साधन है। किसानों की आर्थिक स्थिति ऊंची हो जाएगी। The economic level of the farmers will be grow up, जैसे ही उस इलाके में प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसानों की स्थिति बढ़ेगी, तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएगी। When the production will grow up, at that time the needs of the farmers will be grow up। फिर क्या होता है, उस पूरे इलाके में जब खेती की व्यवस्था बदल जाती है तो वहां पर उस खेतों में पैदा होने वाले प्रोडक्शन के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़ेगी, और जब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़ेगी तो वहां सड़कें बनानी पड़ेंगी, सड़कें भी बनानी पड़ेगी। और जब वहां पर द इकोनॉमिक लेवल ऑफ द फार्मर्स विल गेट इंक्रीज, एट दैट टाइम दे विल स्टार्ट टू यूज फर्टिलाइजर्स, दे विल स्टार्ट टू यूज पेस्टिसाइड्स इन देयर फील्ड्स। तो वो लोग जब उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ जाएगी तो वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे। तो उस इलाके में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री खुलनी चालू हो जाएगी। एंड ड्यू टू द establishment of the fertilizers mills and pesticides factories, some people of that area would get employment in those factories। और जब वहां फैक्ट्रियां खुल जाएंगी तो वहीं के लोगों को कुछ एक्स्ट्रा रोजगार उन फैक्ट्रियों में मिलेगा ना, तो उनकी इनकम और भी तेजी से जनरेट होने लगी, और तेजी से। देखिएगा, एक एग्जाम्पल बताया लक्ष्मी ने कुआं खोदा, और दूसरा एग्जाम्पल बताया सरकार ने डैम बनाया। सो दिस इज द पैटर्न which can increase the employment in the area. Same, if some area is mining area and if the mining activities are restricted in that area, then you can never imagine the development of that area। अगर कोई क्षेत्र में खनिज दबे पड़े हैं और वहां पर खनिजों को खोदने का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, तो कभी आप विचार नहीं कर सकते कि उस क्षेत्र का उद्धार होगा। बट वंस द गवर्नमेंट स्टार्ट द माइनिंग एक्टिविटीज, सो मैनी फैक्ट्रीज विल कम एंड विल स्टार्ट टू ग्रो इन दैट एरिया, and that will be important for the
people of that area, because when factories comes there, it will generate new sources of employment. अगर उस माइनिंग एरियाज में माइनिंग नहीं हो रही है तो फैक्ट्री आएगी नहीं, और अगर माइनिंग चालू कर दी तो नई फैक्ट्री आएगी, और नई फैक्ट्री आएगी तो उससे यहां के लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से सरकार भी क्या करती है? नए डैम बनाती है, माइनिंग को इंप्रूव करती है, माइनिंग एक्टिविटीज को। इसी तरीके से वो और क्या कर सकती है? नई जगह जहां पर डेवलप्ड नहीं है जो इलाके, वहां पर फैक्ट्रीज वगैरह डाल सकती है। सिंचाई के अदर सोर्सेज जो हैं उनको डेवलप कर सकती है, उससे भी रोजगार में क्या होगा? बढ़ेगा। अब जब किसान ने फर्टिलाइजर खरीदना चालू किया तो फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री लग गई। इसी तरह से किसान को बहुत सारी और चीजों की भी जरूरत होगी। जब वो पूरे 12 महीने खेती करना चालू कर देगा तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी। उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो हो सकता है उसको ट्रैक्टर की नीड हो, ट्रैक्टर लेने के लिए हो सकता है उसको लोन लेना पड़े, और लोन लेने के लिए बैंक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बैंक की व्यवस्था की तो बैंक में 10 नए कर्मचारी लगेंगे। सो through these ways the government try to increase the employment in areas in the country. Now I am going to tell you about the Mahanarega. You must have heard about the Mahanarega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, and this is the very most important question for your 1 marks in CBS. What is the full form of Mahanarega? Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. This act assures Indians to get employment for the 100 days in a year. और ये जो कानून 2005 में बना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके अनुसार भारत के हर व्यक्ति को रोजगार पाने का अधिकार है। कैसे है आपको पता है, गांव के लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। एक कागज पे एक एप्लीकेशन लिखो, सरपंच साहब को दो, सरपंच साहब साइन करेंगे और सचिव साहब को पहुंचाओ, आपको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिल जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आपको अगर साहब नहीं मिला तो